जय हिंद दोस्तों। आज ये आपके आज जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट में, और आज का है पार्ट 5। और पार्ट 5 में हम आज देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट हम हमेशा से बताते आए हैं कि करंट कितना महत्व है हमारे एग्जाम के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए। क्योंकि देखिए, सफलता का दामन ऐसे ही नहीं मिलता है। हम आपको बता दें कि कोई भी सफलता का दामन अगर पहनना है तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। मेहनत का हुनर होना चाहिए आपके अंदर, और जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, तभी आपके सफलता का दामन आपके ऊपर चढ़ सकता है, आपके ऊपर खुमार हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की दुनिया आपको छोड़ना नहीं है। और कहीं से भी हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा ही क्लास देखिए, हम कहीं से भी कहना चाहते हैं कि करंट की आप तैयारी कीजिए। और करंट अफेयर्स की आज के युग में इतना महत्व बढ़ गया है कि हम आपको क्या बताएं। बहुत सारा महत्व है, कहीं से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एग्जाम की तैयारी करना तो ज़िंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की तैयारी न करें फिर भी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है पढ़ाई करना। इसलिए शिक्षा वो हथियार है जो दुनिया को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आइए आज के सवाल में हम बात करने वाले हैं कि पहला सवाल दोस्त है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबिथु गांव में, याद रखिएगा किबिथु गांव कहाँ है, किस राज्य के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक प्रोग्राम ने लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किबिथु गांव में। और किबिथु गांव कहाँ है आपसे पूछा जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया, तो दोस्त आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि किबिथु गांव को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अगर कोई है तो है किबिथु गांव। उसके बाद चाइना का है। चाइना के आप समझ चुके कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको मैप के अनुसार समझा दूं। ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर किबिथु गांव है, इसके ऊपर चाइना है। और चाइना ने दावा करता है अरुणाचल प्रदेश के, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के अभी 11 जगह का नाम उसने चेंज कर दिया था। हमारा देश, हमारा गांव और नाम वो चेंज कर रहा है, ऐसा स्थिति आ चुका है आज के डेट में। तो आप समझ जाइए कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अगर से कोई आपसे पूछा जाए तो है अरुणाचल किबिथु गांव। किबिथु गांव, और किबिथु गांव कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, जो एलएसी के एकदम जस्ट पास ही है। गृह मंत्री 7 अप्रैल को ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। उद्देश्य इसका आपको ये बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास करना और वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। इससे क्या होता है कि वहाँ विकास हो सकेगा, वहाँ के लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे, चाइना की तरफ ज़्यादा झुकेंगे नहीं। क्योंकि भारत के वासी हैं, भारत को अगर हर चीज़ व्यवस्था आपने नहीं दिया तो फिर वहाँ से झुक सकते हैं। और किबिथु गांव एकदम सटे हुए एलएसी के पास ही है, समझिए। इसलिए गृह मंत्री ने वहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और वहाँ के लोगों को, वहाँ के गाँवों को विकास करना है, वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे करके वहाँ पर विकास होगा। और दोस्त आपको बता दें कि किबिथु गांव को सूर्योदय या अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आप समझ चुके होंगे क्योंकि आपको पता है कि सूर्योदय अगर सबसे पहले होता है तो कहाँ होता है, आपको पता है सबसे बाद में होता है तो कहाँ होता है। इसीलिए उसको सूर्योदय या अरुणाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहते हैं किबिथु गांव को। अगर वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें दोस्त, कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पेमा खांडू। वहाँ के जो राज्यपाल है कवेलो त्रिवेंद्रम, और वहाँ के जो राजधानी है ना वो है ईटानगर। इस चीज से आप समझिए। अरुणाचल प्रदेश के अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट है। और वहाँ के जो विधानसभा है, विधानसभा में 60 सीट। ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य, भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य कौन बना है, तो दोस्त बता दें पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, यह है केरल में। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। ये चीज सब याद होना चाहिए, आपके मुंह में एकदम जुबान पे होना चाहिए। भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य कौन बन चुका है, पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे अच्छा माना गया। 94.3% MEA स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है। और दोस्त आपको अभी हाल ही में बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के 50 साल पूरे होने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाटा साझा किया था कि जो कि वर्तमान में भारत में बाघों की जो संख्या है 316 से बना 3167 हो चुकी है। और बाघ दिवस की दोस्त बात करें कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 28 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। और 53वां अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 53वां टाइगर रिजर्व पर है तो वह है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यूपी में है। ये चीज आप याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा केरल से अगर बात कर ले तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर किसी राज्य को मिला है तो है केरल को। साइलेंट वैली
केरल में है, जेंडर पार्क केरल में है। ये चीज सब याद रखिएगा। केरल अभी भी लिंगानुपात के मामले पे फर्स्ट पे चल रहा है, शिक्षा के मामले पे फर्स्ट पे है। ये चीज सब याद रखिएगा। तीसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई शुरू कर दिया है। देखिए, भारत की एक कंपनी है, वो क्या किया, देश में तो सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन अब विदेशों में भी सप्लाई कर रहा है। कौन है? बांग्लादेश को सप्लाई करने जा रहा है। ये कौन है? अदानी पावर लिमिटेड कंपनी है, और इसने क्या किया, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए सोच लिया है, और बांग्लादेश को सप्लाई भी करेगा। कैसे करेगा? तो झारखंड के गोंडा में एक नया बिजली संयंत्र बन रहा है, क्या समझे, वहां से इसकी जो क्षमता बता दें तो क्षमता 1600 मेगावाट है। इसी से यही संयंत्र से बांग्लादेश को भी सप्लाई किया जाएगा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां की जो मुद्रा है टक्का है, और इंडिया पाकिस्तान के जब वार हुआ था उसी समय बांग्लादेश का उदय हुआ था, और उदय कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश बन के तैयार हुआ था। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और वहाँ से अगर भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज की बात करें तो संप्रीत एक्सरसाइज, और 6 दिसंबर को हम प्रत्येक भारत पाकिस्तान के अच्छे संबंध के लिए मैत्री दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं, और वहाँ से अगर लेटेस्ट में कुछ बात कर ली जाए तो कुशियारा रिवर को लेकर समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश की तरफ। और कुछ बात कर ले तो मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन हुआ है भारत और बांग्लादेश में। तो ये चीज आप याद रखिएगा बांग्लादेश से संबंधित। और नेक्स्ट सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई है। ये है 14 अप्रैल। आपको सोचने से मजबूर कर देगा कि भारत के जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये संविधान के पिता माने जाते हैं, और संविधान के लिखने के लिए इनके पास जो शक्ति थी, वो शक्तिशाली जो कलम की जो मजबूती थी ना, ये काशी आज के डेट में लोगों में है। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूरी होते हुए भी छुआछूत के भेदभाव, ये सब दुनिया जहान किसी भी कठिनाइयों से लड़ते हुए भी ये संविधान के पिता बने, और आर्टिकल 32 को ये संविधान की आत्मा बताया है। और इतना मजबूर होते हुए भी ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया, ये सोचने से आपको मजबूर कर देगा। 14 अप्रैल को हम भीमराव अंबेडकर जयंती मानते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को ही मध्य प्रदेश के मऊ जिला में इनकी जन्म हुआ था। और दोस्त आपको बता दें कि ये संविधान के जो ड्राफ्ट कमेटी थे ना, उसके ये चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के। देश के पहले कानून मंत्री भी इनके नाम आई। और इनसे एक और चीज याद रखिएगा, 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। भारत के जो सर्वोच्च रत्न है ना, ये इनको मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और इनको क्या, इनकी कहानी बहुत लंबा है दोस्त। आपको अगर बता दें तो दिन कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक इंसान जो गरीबी से उठा, इनके जो पिताजी थे ना, ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, सूबेदार मेजर तक जेसीओ तक गए थे, रिटायर्ड हो गए, फिर सतारा में आ गए। तो तरह तरह के इनके अगर आपको बता दें कि ये टोटल 14 भाई बहन थे, लेकिन शोषण के कारण 9 भाई बहन की मौत हो जाती है, 5 ही बचते। 5 में से ये सबसे छोटे थे। और सोच लीजिए एक झोपड़ी में रहकर इन्होंने क्या क्या ना किया, और कितने देशों के संविधान पढ़ डाला, उसके बाद अपना संविधान लिख डाला। तो ये चीज अंदर होना चाहिए, जुनून। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं। संकल्प में कोई विकल्प नहीं, ऐसी जज्बा होना चाहिए आज के युवाओं में और आज के स्टूडेंट में। और 5वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन, हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है? तो यह हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। और भारत में पहली बार अगर बात करें तो 12 अप्रैल 2023 को ही अंडर वाटर ट्रेन चली है हुगली नदी में। हुगली नदी के नीचे से होकर कलकत्ता से हावड़ा के बीच जाएगी। आप देख सकते हैं कि इतना आधुनिकता आ गई है कि अब पानी के नीचे से कलकत्ता से हावड़ा तक जाएगी। और आपको बता दें कि 520 मीटर सुरंग बना है इसके लिए। 4.8 किलोमीटर लंबा ये दूरी तय करेगी। और आपको बता दें कि ये किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो ये लंदन और पेरिस के तर्ज पर ही इस अंडर वाटर ट्रेन को चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। वहाँ की जो लोकसभा सीट है 42 है, और राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो 16, और विधानसभा की बात करें तो 294 सीट। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि भारत में अगर 97% जो मंत्री है ना वो सब करोड़पति है, लेकिन भारत के जो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, उन्होंने अपना ये जारी किया है, धन का रिपोर्ट जारी किया है। उनके पास 15 लाख की संपत्ति है। ये मानिए या न मानिए, लेकिन सबसे गरीब अगर कोई मुख्यमंत्री है तो है बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी संपत्ति 15 लाख बताई गई है।
और 6 नंबर के सवाल आइए, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है। ये चीज अभी मैंने आपको समझाया कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी के पास 510 करोड़ की संपत्ति है। और एडीआर की रिपोर्ट क्या कहता है कि 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो 30 चीफ मिनिस्टर है ना, उनमें से 29 चीफ मिनिस्टर करोड़पति है। आप सोचिए, हम तो सोच के हैरान हो गए। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो 30 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से 29 चीफ मिनिस्टर करोड़पति है, बाकी 1 लाखपति है। वो है ममता बनर्जी जी। जगनमोहन रेड्डी के पास 510 करोड़ की संपत्ति है। उसके बाद सेकंड नंबर पर पाते हैं पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 163 करोड़ की संपत्ति है, जो सेकंड नंबर पर। ममता बनर्जी के पास 15 लाख सबसे कम की संपत्ति है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है एडीआर के तहत, और एडीआर ने ये बताया है कि ये है इनके पास संपत्ति। तो ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे धनी अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछ ली जाए कभी जिंदगी में, तो है जगनमोहन जी रेड्डी, और 510 करोड़ की संपत्ति है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भैया कि कौन धनी है और कौन अमीर है। और 7वां नंबर सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि बिहार खादी हस्तशिल्प हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो यह मैथिली ठाकुर, एक छोटी सी बच्ची है जो गाना गाती है, जो अपने लोकप्रिय गायिका है, और इसी के मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और दोस्त आपको बता दें कि अभी पेटा का ब्रांड एम्बेसडर सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा बिहार से। और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव। बिहार के अगर लोकसभा की बात करें सीट कितनी है, तो 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में दोस्त बात कर ले तो 243 सीट, बिहार विधान परिषद में बात कर ले तो 75 सीट। वहाँ के एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, याद रखिएगा बिहार में, जो पश्चिमी चंपारण में है। ये चीज आप याद रखिएगा दोस्त। 8वां नंबर का दोस्त बात कर लेते हैं, किस राज्य ने जानवरों के लिए संजीवनी नाम की परियोजना लॉन्च किया है। किस राज्य ने जानवरों के लिए संजीवनी नाम की परियोजना लॉन्च किया है। वो है आपका प्यारा सा राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो शिमला है। वहाँ के जो छोटे डेयरी किसान और पशुपालक है, उनको सहायता के लिए गुणवत्ता पूर्वक उनको उपचार मिल जाए, कृत्रिम गर्भाधान हो जाए, दवाइयां मिल जाए। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लॉन्च किया है। संजीवनी नामक ऐप वहाँ के जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, उन सबके लिए इस पशुपालन से संबंधित दवाइयां मिल सके और कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो सके। और सुखविंदर सिंह सुक्खू, और आपको बता दें कि वहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल हैं, वहाँ के जो गवर्नर, और वहाँ की जो राजधानी है आपको बता दें कि शिमला है दोस्त, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और दूसरा अगर आपको बात कर ले हम कि हिमाचल प्रदेश से कुल्लू मनाली घूमने वाली जगह पर्यटन स्थल है। और दोस्त आपको बता दें कि वहाँ के जो लोकसभा सीट है 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, और विधानसभा की बात करें तो 68 सीट हिमाचल प्रदेश में है। ये चीज आप याद रखिएगा। और 9वां सवाल दोस्त बात कर रहे हैं कि हाल ही में रोगाली बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो है असम की राजधानी दिसपुर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, और वहाँ पर रोगाली बिहू मनाया गया। आपको बता दें कि असम में और तरह तरह की ये जो त्योहारें मनाई जाती है, अलग अलग, केरल में बिशु बोला जाता है, असम में बिहू बोला जाता है, और तमिलनाडु में पुथुन पिरपर्स बोला जाता है। देश में विभिन्न हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों बिहू ने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक जगह पर 11,000 लोगों ने इस त्यौहार को मनाया है। और असमिया के ये 9 वर्ष के पहले दिन होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। और वहाँ से काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में गंगा विलास जो शुरू किया गया था वाराणसी से ब्रह्मपुत्रा नदी की तरफ, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। असम में जो लोकसभा सीट है 14 है, राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट, और वहीं विधानसभा की बात करें दोस्त तो 126 सीट है, आप याद रखिएगा। 10वां नंबर के सवाल आप लोग को देखना होगा, H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है, वो है चीन। और चीन में ही मौत होती है, दूसरा कहाँ मौत होती है, क्यों होती है, ये भी आपको पता है। और बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले अगर मौत हुई है तो है चीन में। WHO ने इसको बताया है कि 56 वर्षीय एक महिला की मौत हो चुकी है, और ये दुनिया का पहला मौत है इस बर्ड फ्लू से। तो इस चीज़ से आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और करंट अफेयर्स देखते रहिए और देखना ना भूलिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।